प्यारे बच्चों, क्लास 12 का फाइनल एग्जाम समाप्त हो चुका है और उसी सेंटर पर क्लास 11 का एग्जाम होने वाला है। क्लास 11 का जो एग्जाम होगा, क्वेश्चन 12th में जो आया था वो जेसीईआरटी द्वारा निकाले गए क्वेश्चन बैंक, जैक द्वारा पूछे गए पूर्व में जो जैक द्वारा क्वेश्चन पूछे गए उससे, और मॉडल क्वेश्चन जो पूर्व में निकाले गए थे, इन तीन जगह से क्वेश्चन हूबहू आया है। आप लोग का भी आ सकता है, इसीलिए मैं आपको 2023 इकोनॉमिक्स जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में एक ही चीज़ को पढ़ना है, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। 2022-23 का आर्ट्स का जो एग्ज़ाम होता है वो अलग डेट में होता है और साइंस कॉमर्स का अलग डेट में होता है। दोनों का क्वेश्चन अलग अलग आता है, लेकिन सिलेबस दोनों का सबका सेम है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स का। तो सबसे पहले 2022-23 में पूछे गए आर्ट्स के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ओएमआर पर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ जाए। चैनल पर पहली बार है और संपूर्ण तैयारी 12 क्लास में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मित्रों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आर्ट्स में आया था, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है। आर्थिक क्रिया मतलब होता है जिसको करने से धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्त की शादी में शामिल होना, इससे तो कोई पैसा मिलेगा नहीं। घर में पूजा करना, पैसा मिलेगा नहीं। फिर अपने घर की सफाई करना, इसमें भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम विद्यालय में पढ़ा रहे तो वहाँ से हमको पैसा मिलेगा। तो ये काम जो हो गया वो आर्थिक क्रिया हो गया, इसलिए पहला का हो गया तीसरा। दूसरा क्वेश्चन है, सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। तो सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का संग्रह होता है, आंकड़ों का वर्गीकरण होता है, आंकड़ों का विश्लेषण भी होता है। तीनों काम होता है। चौथा आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का। तो ये कथन जो है वो अल्फ्रेड मार्शल का है। अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, और इसमें ये बात कहेगी थी। और इनके अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो भौतिक कल्याण का विज्ञान है। चौथा क्वेश्चन आया था, द्वितीयक आंकड़ा का एक स्रोत है। तो द्वितीयक आंकड़ा मतलब होता है कहीं से लेना डाटा को। जैसे अगर कोई सर्वेक्षक है, घूम घूम के डाटा जमा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, सर्वेक्षण कर रहा है, तो वो प्राथमिक डाटा कहलाता है। और उसके प्रकाशित डाटा में से अगर हमको कोई डाटा हम ले रहे हैं तो वो द्वितीयक आंकड़ा हो। जैसे हम पेपर का कटिंग से ले रहे हैं डाटा, फिर आपका इंटरनेट से डाटा ले रहे हैं, कोई किताब से डाटा ले रहे हैं, तो वो सभी हो जाएगा द्वितीयक आंकड़ा। इसीलिए द्वितीयक आंकड़ा का स्रोत क्या हो जाएगा, इंटरनेट और पत्रिका दोनों हो जाएगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था के द्वारा होता है। तो ये होता है भारत की जनगणना। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जनगणना हुई थी। तो 1951 में। आंकड़ों का कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो समय। डंडा लेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। तो ये सतत और विविक्त दोनों चर के लिए बनाए जाते हैं। आंकड़ा 12, 13, 8, 9, 11, 14 तथा 25 की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसको सीरियल नंबर में करना पड़ा। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा 13, उसके बाद 14 और उसके बाद 25। इसके बाद इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 हो गया। तो 7 + 1/2 बराबर 8/2 बराबर 4 आ गया आपका। 4 दूनी 4 आ गया। 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। 4 के सामने x में क्या है, 12। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो 12 हो जाएगा। देखिए 12 करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हम लोग माध्यिका निकालेंगे। फिर है, सर्वाधिक बारंबारता वाला चर क्या कहलाता है। तो बहुलक कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 2 बार भागों में विभक्त करता है। तो वो माध्यिका करता है। माध्यिका का क्या होता है कि 2 बराबर भाग में विभक्त करता है। उसके बाद अगला है 25, 30, 20, 40, 50, 15 तथा 200 का पारस क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 200 में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो उसको कहते हैं एल, और जो सबसे छोटा नंबर है उसको कहेंगे एस।
लार्जेस्ट माइनस स्मॉल करना है। तो बड़ा नंबर कौन है 200 और छोटा नंबर कौन है 12। तो 200 में 12 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो 12 क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसमें 25 घटेगा, सॉरी 25। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देख लिए थे, 12 नहीं क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा देखने में मिस्टेक होगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू है 25 से, तो 200 में 25 को घटा देंगे तो बचेगा मेरा 185, ये करेक्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है R बराबर L माइनस एस। एल मतलब हो गया सबसे बड़ा नंबर और एस हो गया सबसे छोटा नंबर, दोनों को घटा दीजिएगा तो पारस हमको मिल जाएगा। माध्य विचलन का मान निम्नतम होगा यदि इसकी गणना खाली स्थान से की जाएगी तो माध्यिका से। यदि किसी आंकड़ों का मानक विचलन 32 तथा समांतर माध्य 100 है तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 32%। सहसंबंध गुणांक का पारस क्या होता है, तो -1 से +1 होता है। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा, -1 हो जाएगा। कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है, तो ये स्पेयरमैन को जाता है। निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, तो ये हो जाएगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। पासे का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो वर्तमान वर्ष की मात्रा को व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से जाना जाता है, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक को हम लोग निर्वाह सूचकांक के नाम से जानेंगे। बर्नियर किस देश का यात्री था, तो फ्रांस का। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो 12वीं। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई, 1991। समृद्धि से क्या तात्पर्य है, तो वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, उत्पादक पूंजी के भंडार में वृद्धि और परिवहन तथा बैंकिंग आदि सेवाओं का विस्तार। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था, तो ये हो गया दूसरा। और पहला को बनाया गया था कृषि को विकास करने के लिए पहली हो जाएगा, दूसरा में औद्योगिक नीति अपनाई गई थी। फिर है निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा आयकर। निम्न में से कौन सा देश विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो वो हो जाएगा भारत। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारतीयों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। निम्न में कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है, तो सड़क निर्माण में निवेश। निम्न में से किस देश को विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाला देश माना जाता है, अमेरिका। निम्नलिखित में से निर्धनता का एक कारक कौन सा है, तो बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता और जनसंख्या दबाव तीनों है, तो इनमें सभी। तनवा किस राज्य में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक का प्रशिक्षण के लिए चलाई जा रही एक परियोजना है, तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत नहीं आती है, तो चावल का उत्पादन। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति स्वनियोजित है, तो सीमेंट दुकान का मालिक। ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को खाली स्थान कहा जाएगा, दिहाड़ी मजदूर। निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो सौर ऊर्जा। निम्न में कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक नहीं है, तो वो है साक्षरता दर। जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है, तो इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होते। लास्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है, पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन जो है वो साइंस और कॉमर्स में आया था 2023 में। जीवन के आम कारोबार में अर्थशास्त्रियों का क्या तात्पर्य, तो इसका मतलब है मनुष्य की आर्थिक क्रिया। फिर है दूसरा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे, बुद्धि। अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्रायः कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। कौन कौन, व्यष्टि और समष्टि। आंकड़ों का संग्रह क्यों किया जाता है, तो समस्या के स्पष्ट और ठोस समाधान के लिए साक्ष्य दर्शाने के लिए। आंकड़ा संग्रह की निम्न विधियों में से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना रहती है, तो वैयक्तिक साक्षात्कार। प्रति चयन त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है, तो हो जाएगा आंसर
प्रतिदर्श के आकार को बढ़ाकर। आंकड़ों के गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो विशेष गुण। अपरिष्कृत आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा अपरिष्कृत आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं। फिर निम्नलिखित में से सतत चर का एक उदाहरण कौन सा है? तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय। चरम मूल्यों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? समांतर माध्य। दंड आरेख होता है एक विमी आरेख, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। निम्न में से किस आरेख को संचय बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है? तोरण। आंकड़ा 40, 50, 55, 78 और 58 का समानांतर माध्य कितना होगा? सबको जोड़ देना और जितना नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 से भागा दे दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। निम्नलिखित में किस सूत्र से परिमाप विचलन की गणना होती है? तो पहला जो है ऑप्शन पहला ये आपका करेक्ट है, ये वाला। परिप्रेक्षण की निम्नलिखित मापों में से कौन सा माप समान रूप से प्रयुक्त होता है? पारस। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक +1 है तो दो चरों के बीच कैसा संबंध होगा? तो पूर्णतया धनात्मक सहसंबंध। कद फुट में तथा वजन किलोग्राम में के बीच सहसंबंध गुणांक की इकाई क्या होगी? तो फुट बट्टा किलोग्राम। निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक। लेस्पियर के कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो आधार अवधि की मात्रा को। मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? भारित सूचकांक। औपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार कौन सा देश था? जापान। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907। परिप्रेक्षात्मक योजना का उद्देश्य कितने वर्षों में प्राप्त करना होता है? 20 वर्ष। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई में निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी? 5 लाख रुपए। आयातित वस्तु पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? प्रशुल्क। औद्योगिक प्रस्ताव नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था? दूसरी। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? बिक्री कर। टाटा स्टील विश्व के कितने देशों में कार्यरत है? 26। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995। निर्धनता के आकलन के लिए जेल की निर्वाह लागत धारणा के प्रतिपादक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में कौन सी योजना निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करती है? तो मध्यावकाश भोजन योजना। निम्नलिखित में से निर्धनता का एक कारक कौन सा है? तो इनमें सभी। एशिया का सबसे बड़ा औपनिवेशिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत आती है? चाय का उत्पादन। निम्नलिखित में कौन सा स्वनियोजित नहीं है? फेरी वाला। निम्नलिखित में किस व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूर कहा जाएगा? तो भवन निर्माण में कार्यरत मजदूर। निम्नलिखित में किस साधन से ऊर्जा की सर्वाधिक बचत की जा सकती है? तो एलईडी से। ANM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ होता है, ये देख लीजिए स्पेलिंग। अगला है, चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? कर्नाटक में। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किस देश में लागू किया गया था? चीन में। तो बच्चों ये थे आर्ट्स और साइंस 2022-23 में पूछे गए प्रश्न। इस बार के परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, बढ़िया से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।